नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। बजट पे हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने जिक्र किया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन है बजट में, यानी कि वो पोर्शन जिससे रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस और ये सब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो आइटम हैं, इनका जो मद है वो लगभग फ्लैट है। इसका मतलब पिछले साल जितना प्रोविजन किया था उतना ही इस बार के बजट में भी किया गया है और उसको बढ़ाया नहीं गया। इस चीज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि वो अब कैपिटल फॉर्मेशन में या जो फिक्स असेट्स हैं, यानी रोड, स्पोर्ट्स, ब्रिजेस, ये ऐसी जो चीजें हैं उनमें वो अपनी जेब से खर्च करे। तो पहले क्यों किया उन्होंने? देखिए, कोरोना के टाइम हुआ ये कि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया और जो इकोनॉमी है वो, उसको उबारना बहुत ज़रूरी था। वो एक ऐसे पेशेंट की तरह इकोनॉमी थी जिस जो आईसीयू में है। अब आईसीयू के पेशेंट को जब आप उबारने की कोशिश करते हो तो आप हर संभव प्रयास करते हो, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। तो ऐसी स्थिति में जब इकोनॉमी अपनी पटरी पे धीरे धीरे लौटी और अब ये करीब करीब 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अब सरकार का कहना ये है कि भाई अब प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लीड ले और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्चा करे। इसका क्लियर इंडिकेशन एक हमारे जो सेक्रेटरी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, उन्होंने क्लियर इंडिकेशन ये कह के ये दिया है कि भाई ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ये रोज सोचते हो कि हम 10-20% से हर साल इंक्रीज करेंगे और हमारे टैक्सेस बढ़ नहीं रहे हैं, ये हो नहीं सकता। मतलब मैं मेरी बचत में से या मेरी उधार लेके कब तक मकान बनाता रहूंगा या कब तक रोड, स्पोर्ट्स, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बनाता रहूंगा? तो ये संभव नहीं है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट सरकार चाहती है और अपने यहाँ से, यानी अपने मद से, अपने खर्चे से, उसके रेवेन्यू से सरकार खर्चा नहीं करना चाहती। और एक और बयान जो आया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी का, वो ये कहते हैं कि साहब, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे सैनिटेशन है, जैसे वाटर का की लाइंस हैं, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है घरों में, और एनर्जी है, जैसे जो आपकी गैस की पाइपलाइन है, वो वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन सरकार जो है ना वो ये चाहती है कि सरकार अपने जेब से खर्चा नहीं करे, वो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करे या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से खर्चा किया जाए। यानी कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी शहरों का विकास हो, लेकिन शहरों का विकास सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से हो। इसका मतलब क्लियर है कि बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फ्रीज किया गया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं किया गया, यानी वो स्टेबल रखा गया। और जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, उनके जो बयानों से ऐसा लगता है कि सरकार अब इस मूड में नहीं है कि अपनी जेब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। इस बात का क्या अर्थ है कि जितने भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो शेयर्स थे, जिन किसी में भी अगर हवा भरी हुई थी इस बात से, इस चीज से कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे आने वाले कई सालों तक बढ़ता जाएगा, तो अब उनको उन शेयरों में थोड़ी स्थिरता, या उनके निवेशकों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार का की तरफ से अब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। और अगर कोई प्राइसेस में, यानी शेयर्स की प्राइसेस में, ऐसे शेयर्स की प्राइसेस में कुछ एक्सेसेस बिल्ड हो चुकी हैं, यानी कुछ ज्यादा ही आशाएं बिल्ड हो चुकी हैं, तो आशाएं अब जो है नॉर्मलाइज कर लेनी चाहिए। समझदार को इशारा काफी है। तो ये रही कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात। अब आज का जो है सेशन क्वेश्चन आंसर का है, तो और आपके कमेंट्स का है, तो वो शुरू करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन जो है वो गोविंद जीना जी का है। गोविंद जीना 5336, उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स,
ट्रेंट, एंजल वन और टाटा एलेक्सी, इनके बारे में पूछा है। तो देखिए, कल्याण ज्वेलर का तो हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। और राजेश एक्सपोर्ट और कल्याण ज्वेलर और पीसी ज्वेलर, अब आप इनकी हिस्ट्री देखें तो मैंने आपको पहले भी कहा कि दो सेक्टर्स ऐसे हैं, एक रियल एस्टेट और एक ज्वेलरी, जिसमें आदमी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भरोसा नहीं होता, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो। आप टाटा की कंपनी की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो नॉर्मलाइज जितने ज्वेलरी और जितने रियल एस्टेट की कंपनीज हैं उसमें निवेश करते डर लगता है। तो आप एक बार हमारा राजेश एक्सपोर्ट्स वाला वीडियो और एक बार कल्याण ज्वेलर्स वाला वीडियो, वो एक बार आप देख लें और फिर अपने हिसाब से फैसला करें कि आपको इसमें क्या करना है। दूसरा इन्होंने कहा ट्रेंट। देखिए, ट्रेंट बहुत अच्छी कंपनी है और ट्रेंट बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो पी है ना, वो 125 से भी ऊपर है। यानी कि ये जितना कमा रही है उसका 125 गुना आज का भाव है। तो अब आप ये सोच लीजिए, ये 125 गुना भाव जो है ना, वो जब तक 130-35 गुना नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। सब कुछ अच्छा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जूडियो हर जगह, हर शहर, छोटे से छोटे शहर में भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ अच्छा है। बट देखिए, हम निवेशक हैं, हम शेयर वाले आदमी हैं, हमें शेयर का भाव से मतलब। जब एक बार आपको ये पता लग जाए कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, उसके बाद ही आप वैल्यूएशन पे आए। मैं आपको, शेयर बाजार में अगर हम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी कंपनी में हम घुस जाएं। पहले बिजनेस मॉडल का अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद ये देखिए, ये बिजनेस मॉडल मुझे ठीक लगता है, इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, अब मैं जाऊंगा, अब मैं ये देखूंगा कि भाई अब इसमें इसकी वैल्यूएशन क्या है, मैं क्या इसकी अर्निंग का जो आज ये कमा रहा है उसका 125 गुना देने को तैयार हूं। क्या ये 125 गुना बढ़कर 130-35 गुना हो जाएगा, तब आपके पैसे बनेंगे। वरना या तो ये शेयर यहीं खड़ा रहेगा या नीचे आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें और फिर अपने हिसाब से आप निर्णय लें। तीसरा आपने पूछा एंजल वन के बारे में। देखिए, एंजल वन में सब कुछ अच्छा है, फिर वही वाली बात, जो शेयर्स में दूसरे को खिलाता है, मतलब गेम करवाता है। गेम इन द सेंस, वो कहता है ये खरीदो, ये बेचो, ये करो। क्योंकि देखिए, दलाली में ऐसा कहते हैं, दलाल दलाल का कभी दिवाला नहीं निकलता, क्योंकि उसके पास असेट ही नहीं है। वो दो पार्टीज को मिलाकर अपना पैसा कमाता है। तो यहां पर क्या है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एंजल वन में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब लैपटॉप और ये आपके कनेक्शन, और फिर उसको आपके बीएससी एनएससी से लाइसेंस, सेबी से परमिशन, ये सब एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया तो उसके बाद जितना भी आप ट्रेड करवाएंगे लोगों को, उतना आपका फायदा होगा। तो जैसे आप मोबाइल टेलीफोनी में क्या है, आप एक बार आपने टावर इकट्ठे कर दिए, टावर लगा दिए, और उसके बाद आप उससे पहले आपने सरकार से लाइसेंस ले लिया और लाइसेंस फीस दे दी। उसके बाद तो आप जितने सब्सक्राइबर लाएंगे, एक बार आपकी कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद तो जितने भी आपके पास सब्सक्राइबर आने वाले हैं ना, वो सारी आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं। तो ऐसा ही मॉडल एंजल वन का है। लेकिन देखिए, इनमें भी यही प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आती है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कर लें। बाकी इसमें जो दिक्कत है ना, पहली चीज तो ये, अगर ये मार्केट से लिंक्ड है, जैसे मार्केट नीचे चला गया तो लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब आप कहेंगे एफ एंड ओ तो लोग करेंगे ही, हाँ करेंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जो दूसरे को खिलाता है, मतलब जो दूसरों को खरीद फरोख्त करवाता है, वो क्या खुद के शेयरों में, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाहता हूं। तो कर्मचारियों के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, शेयर होल्डर्स के लिए कितना अच्छा है, ये ये अपने अपने चॉइस की बात है। देखिए, है ना, बाकी मैंने आपको बताया ना, मॉडल बड़ा असेट लाइट है, करना कुछ नहीं, जो कुछ आएगा एक लिमिट के बाद, जो कुछ आएगा वो आपका है। क्या, इसके बाद उन्होंने पूछा टाटा एलेक्सी का। देखिए, टाटा एलेक्सी वही टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रेंड जैसे ही, और बड़ी अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, और मल्टीबैगर रही है किसी जमाने में। लेकिन ये मल्टीबैगर क्या है कि इसका प्राइस टू अर्निंग इतना हाई हो गया था कि, और अब ग्रोथ आ नहीं रही है। वही वाली बात, जब अमेरिका में ग्रोथ आएगी तो हमारे यहाँ ग्रोथ आएगी, या तो कोई ऐसा ये इनोवेटिव काम कर लें
कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ निकाल दें जिसका संसार में कोई मैच ही नहीं है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे हैं। वही ठेकेदारी टाइप का काम इनका हो गया है। एक टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, एक टीसीएस हो गया, एक हमारा ये टाटा एलेक्सी हो गया। तो पहले तो ये भी बात हुई थी कि टाटा एलेक्सी और टाटा टीसीएस को भी मर्ज किया जाए, लेकिन अब तो टाटा टेक्नोलॉजी अलग आ गई। अब ये सिमिलर से फील्ड में दोनों है। टाटा टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, लेकिन काफ़ी ओवरलैपिंग इनका काम रहता है। तो अब जब चलेगा तब चलेगा, वही चीज़ है, कंपनी खराब नहीं है, घात लगा के बैठ जाइए। जब आपको ग्रोथ आती दिखे कंपनी में, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल पे ध्यान दें, कंपनी में ग्रोथ आती नज़र आए, अमेरिका में ग्रोथ आती नज़र आए, ट्रम्प की कोई पॉलिसीज फेवरेबल हों, ठीक है, तो लपक लीजिए। और लपक लेने के बाद बस पकड़ के बैठ जाइए। डिविडेंड अच्छा देती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूरूमन जी पूछते हैं चेन्नई पेट्रो के बारे में। देखिए, अब चेन्नई पेट्रो के बारे में क्या बताएं। क्रूड रिफाइनर है, जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करके, और वो अपने को पेट्रोल और ये सब जो मिलते हैं, वो रिफाइनिंग के बाद ये पेट्रोल वगैरह निकलता है, डीजल निकलता है, नैफ्था निकलता है, इसके बाद आपका केरोसिन वगैरह निकलता है। तो ये सब ये कंपनी बेचती है। अब बात ये है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, और आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का की ग्रुप कंपनी है। अब इंडियन ऑयल क्या करती है, इंडियन ऑयल जो है ना, वो आपको पता है कि पेट्रोल डीजल बेचती है, और भी चीज़ें बेचती है मोटी मोटी। जो मेन जो इनके दो प्रोडक्ट है जिनके बारे में हम जिसके बारे में फेमस है आम लोगों की दिमाग में, आईओसीएल। तो ये जो है, ये दो पेट्रोल डीजल बेचती है। अब क्या है, वहीं से मेरे घर में से बन के आ रहा है, पापा जी बना रहे हैं और बेटे जी बेच रहे हैं। उधर सरकार का ने फंदा डाला हुआ है। सरकार कहती है कि भाई आप पब्लिक को जो चीज़ बेचोगे, ठीक है ना, मतलब आईओसीएल जो बेचेगा, वो एक सर्टेन दाम से ऊपर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक में हल्ला होता है। तो क्रूड ऑयल का दाम कुछ भी हो, जो चेन्नई पेट्रोलियम है उसका जो मार्जिन होता है, मतलब वहाँ क्रूड रिफाइन करने के बाद जो मार्जिन आता है, वो जो आता है, वो सरकार उसका गला घोट के रखती है। तो स्वतंत्र कंपनी नहीं है। तो स्वतंत्र कंपनी अगर नहीं होगी तो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती। जो सरकार जैसा कहती है वैसा हो जाता है। जो बड़े अफसर कहते हैं, मंत्री जी जो कहते हैं, जो सरकार की पॉलिसी होती है उस हिसाब से काम करती है। देखिए, हम तो शेयर होल्डर हैं, तो हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। और सरकार कहती है भाई ये तो जन कल्याण के रूप में जन कल्याणकारी काम करो आप। तो जन कल्याणकारी में तो देखिए, कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा तो बना नहीं सकती, तो इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्लैट है, नेगेटिव है, बल्कि मैं ये कहूँगा नेगेटिव है। तो प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रहा है इसका। अब क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ निर्णय लेने का, ये तो आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डेनियल नैम पेरिल 4314 ये पूछते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो डेनियल सर, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में, मतलब आप जो सैलरी करते होंगे या बिजनेस करते होंगे या जो भी काम करते होंगे, तो आप या आपके घर पे जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है क्या? अगर बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, तो जिस बैंक में है उसकी परफॉर्मेंस आप देखिए। ये इसमें और किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में या किसी अन्य बैंक में या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आपने लोन दे दिया तो आप उसको वापस अपने पास ले आते हो क्या, अपना रिकवरी कर लेते हो क्या ब्याज सहित, मतलब ब्याज आ जाए और मूल आ जाए। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं ना, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उधार देते हैं लोगों को, लोन देते हैं, उन सबका एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या आसानी से ये पैसा वसूल कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, जमाएं कितनी हो रही है। जमा करने के लिए तो आजकल क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग पे यंग जितने भी यंग लोग हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो लेगेसी बैंक्स हैं, जो पुराने अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनसे लोग जाना यंग वाले जाना नहीं पसंद करते। पुरानी जिसकी रिलेशनशिप बनी हुई है वो तो जरूर जाएगा। और ऐसा नहीं इनका बिजनेस ठप हो जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है तो लोगों का विश्वास बहुत है।
लेकिन वही वाली बात बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम तो शेयर बाजार वाले हैं ना, शेयर चलेगा कि नहीं। तो भाई जब आपको ये लगे हवा चल रही है कि सारे लोग इसी में है, तो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं ये, हवा चल रही है तो हवा के हिसाब से काम करिए आप। बाकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक मेरी नज़र में नहीं है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप ये सोचो कि ये मल्टीबैगर हो जाएगा या कुछ वो हो जाएगा, तो वो आप ये देखिए, एक ही बैंक जो है, जो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल और सबसे शानदार परफॉर्मेंस वाला बैंक है, वो आप जानते हैं उसका नाम। तो वो एक बैंक जो है ना, वो मच बेटर है बैंक ऑफ इंडिया से। संतोष कुमार जी, संतोष कुमार DR8TJ, वो आरबीएल बैंक के बारे में पूछते हैं। देखिए आरबीएल बैंक का भी वही हाल है, रीजनल बैंक था अब फुल बैंक बन गया और 0.8 प्राइस टू बुक है। तो मतलब जो बैंकों की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो वैल्यूएशन होती है, वो प्राइस टू बुक पे होती है। तो 0.8 प्राइस टू बुक है, जो अच्छी मानी जाती है। लेकिन बात ये है आप में, आप अभी परेशान है। देखिए सारा बैंकिंग सेक्टर जूझ रहा है। इंडसइंड बैंक का आपने देखा होगा, माइक्रो फाइनेंस में उनका बड़ी जबरदस्त चपत लगी माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो में, और कहां से कहां हो गया, मतलब हीरो बैंक हुआ करता था स्टॉक मार्केट की नजर में, लोग नुकसान खा के बैठे हैं उसमें। तो इनमें यही प्रॉब्लम है कि कल को कहां से क्या निकल के आएगा, कि भाई इतने जबरदस्त आपके पास सडनली आपका एक कोई बैंक है ना, एक जो पर्टिकुलर उस बैंक में कोई पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो लॉस हो गया उसमें, या वो उसकी रिकवरी हो नहीं पा रही, वो एनपी हो गया, बस गया बैंक का शेयर। तो अगर आपको बैंक का शेयर भी लेना है ना, तो आप जो लीडर हो ना, आप पहले अपने आसपास देखो कि कौन सा बैंक जो है ना, सब उसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं आपके आसपास, सबसे ज्यादा ब्रांचेस और सबसे ज्यादा बिजनेस किसमें आ रहा है ना। वो अगर पहले 2 या 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो, या पब्लिक सेक्टर का लीडिंग बैंक हो, यानी 2 या 3 फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, पहले 2-3 जो सब नाम सब आप जानते हैं, तो टॉप 3 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर का टॉप बैंक, ये 4 बैंक में से आप ढूंढ लीजिए कि इनमें से सबसे ज्यादा आसपास कारोबार किस बैंक का हो रहा है। आप उस बैंक को ले लीजिए, लेके बैठ जाइए। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, मार्केट डोल टर्म्स में, बैंकिंग सेक्टर डोल टर्म्स में, मतलब परेशानी में है, रिकवरीज उतनी नहीं हो रही है, और एनपीए का चांसेस बढ़ता जा रहा है, एनपीए का खतरा बढ़ता जा रहा है। और बैंकिंग सेक्टर साइक्लिक सेक्टर है, थोड़े टाइम परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद एनपीएज आएंगे, फिर उसके बाद एनपीएज की सफाई होगी, और फिर वापस बैंकिंग सेक्टर चढ़ना शुरू करेगा। तो आप सॉलिड बैंक में रहें, ताकि अगर कोई एनपीएस में कोई प्रॉब्लम भी आए तो बैंक का सफाया होने का या खुद बैंक का एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं आए। छोटे बैंक्स में मत रहिए। प्रतीक पाटिल जी, प्रतीक पाटिल NX5VS पूछते हैं बंधन बैंक के बारे में। देखिए बंधन बैंक जो था, वो भी एक पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, छोटे कर्जदारों को कर्ज देता था, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, और फिर वो फुल सर्विस बैंक बन गया, जिसको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। जैसे नॉर्मल सारे बैंक होते हैं वैसे बैंक बन गया, आरबीआई ने लाइसेंस उसको दिया। अब प्रॉब्लम उसमें भी यही है, अब उसका जो क्लाइंटेल है ना, उसका जो क्लाइंटेल है वो वही छोटे वाले हैं, और ये छोटे वालों में प्रॉब्लम आ रही है, रिकवरी नहीं हो रही प्रॉपरली। तो वो जो है, जो मैंने आपको किस्सा बताया अभी यहाँ पर, बैंक ऑफ इंडिया में, बंधन बैंक में, और बैंक ऑफ इंडिया आरबीएल बैंक में, वही किस्सा बंधन बैंक में, क्योंकि सेक्टर एक जैसा है, इन 2 बैंकों में कोई अंतर नहीं है, वही आरबीआई से गवर्न होते हैं सारे। सर्विसेज का फर्क है, कस्टमर ट्रीटमेंट का फर्क है, दो ही चीजों में डिफरेंशिएशन है। या तो कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसी कैसी सर्विसेज है, कैसी उसकी इंटरनेट बैंकिंग है, कैसी क्या क्या चीज उसमें फ्री है। लोग आजकल फ्री पे जाते हैं, मैं चेकबुक फ्री, मेरे को आरटीजीएस फ्री, एनईएफटी फ्री, आईएमपीएस फ्री, तो ये अट्रैक्शन से जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सब फ्री करेंगे तो कमाएंगे कैसे? तो ये कहेंगे कि भाई आप ज्यादा पैसे वाला अकाउंट खोल लो तो हम फ्री दे देंगे। तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट रिकवरी होती है कस्टमर से ही। तो बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक और दूसरा बैंक सर्विसेज के मामले में ही डिफरेंट होता है,
बाकी कुछ और उनमें अंतर, मेजर अंतर नहीं होता, सबकी वही हालत होती है जो सेक्टर, जो बाहर मार्केट में जो हाल चल रहा होता है। अगर एनपीएस का उफान है, अगर एनपीए बढ़ रहे हैं तो करीब करीब हर बैंक के बढ़ेंगे, किसी के कम बढ़ेंगे, किसी के बेशी बढ़ेंगे। तो उसमें से ऐसी कंडीशन अगर हो तो जो सबसे कम जिसके एनपीए बढ़ते हैं, यानी कि जिसके सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, वो ज्यादा आगे चलता है। गिरता तो वो भी है अगर बैंकिंग सेक्टर में मंदी आती है तो, या बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो। गौरी शेट्टी नारायण सिमुलू 8539 कहते हैं, नमस्ते सर, मुझे 20 लाख का लॉस हुआ, मुझे सजेशन दो, सारे पैसे डूब डूब चुके हैं, रिजल्ट तक वेट करना है क्या? कोई आदमी ऐसे स्टॉक पर कोर्ट में केस कर सकता है क्या? ये राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, सजेशन तो देखिए कुछ है नहीं, हो भी नहीं सकता कोई सजेशन। बहुत दुख हुआ सुन के कि इतना बड़ा पैसा आपका बाजार में डूब गया है। कोर्ट में केस ऐसे मामलों में नहीं होता, हम शेयर होल्डर हैं, मतलब हम एक तरह से आप समझ रही हैं, हम पार्टनर हैं उस बिजनेस में, हम पार्टनर हैं। अगर पार्टनर को लॉस हो गया, किसी पार्टनर को, या पूरे धंधे में लॉस हो गया, तो एक हिस्सा आपके पास भी आएगा उसमें, और उसकी कोई कानून में उसकी कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके डायरेक्टर से मुकदमा चलता है, तो अभी राशि एक्सपोर्ट्स में तो ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है अभी, हालांकि सेबी की इंक्वायरी, फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट है, तब तक कुछ होगा भी नहीं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी दैट यू लॉस्ट 20 lakhs। तो लेकिन कोर्ट केस का कोई प्रावधान नहीं होता है। मेकर टावर बोलते हैं, धन्यवाद सर हिंदी में एनालिसिस के लिए। मेकर टावर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश हमारी यही रहती है कि बिल्कुल सरल सुगम हिंदी में बताएं और आसानी से, ताकि सबको समझ आ जाए। कोई भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो हिंदी भाषी, चाहे छोटे शहर में रहता हो, छोटे गांव में रहता हो, या बड़े शहर में रहता हो, उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो कम से कम किसी का पैसा कम से कम खोए तो नहीं, कोई कमाई नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खोए तो नहीं। बस यही प्रयास है कि बिजनेस मॉडल समझा दें। देखिए, बिजनेस मॉडल समझाने के बाद भी गलतियां आदमी करता है, ठीक है, ये बाजार ही ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप को अपनी तरफ निवेशकों को अट्रैक्ट करता है और जल्दबाजी करने पे मजबूर करता है। और हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है ना, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आसपास के लोग हो, वो भी एक्चुअली इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि इस बाजार से जल्दी पैसा बनाया जाए। बनाना भी चाहिए, लेकिन देखिए, हवा का रुख आपको भांपना आना चाहिए उसके लिए, कि आपको उस तरफ चलना चाहिए जिस तरफ हवा का रुख हो। और अच्छा नाविक वही है जो हवा के रुख को भांप कर अपनी नाव को उस तरफ ले जाए, वरना बड़ा स्ट्रगल होता है। जिस आदमी, जो परफेक्ट नाविक या जो एक्सपीरियंस नाविक नहीं होता ना, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी से, कि आप लोग जो है ना, पहले बिजनेस मॉडल समझें। बिजनेस मॉडल समझने के बाद अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद आता है कंपनी का, उसके बाद आप वैल्यूएशन पे जाएं। वैल्यूएशन अगर आपको पसंद नहीं आती, या उस टाइम महंगी वैल्यूएशन लग रही है, तो आप शांति से घात लगा के चीते की तरह बैठ जाएं, और जब मौका पड़े तब उसको उठा लें। हर शेयर नीचे आता है, और अगर नहीं भी आएगा तो एयरपोर्ट की टैक्सी है ये, तो ये नहीं आएगी तो कोई दूसरा आएगा। जिंदगी बनाने के लिए केवल एक मल्टीबैगर बहुत है। विक्ट गेमिंग 3886 कहते हैं कि आपकी नेट वेब कॉन कॉल वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉन कॉल्स होती हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और डिफिकल्ट होती है, तो कृपया इस कॉन कॉल्स को, इन कॉन कॉल्स की समरी बनाना जारी रखें। कोशिश करेंगे सर, बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, टीम बहुत छोटी है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे जो अच्छी कॉन कॉल्स होगी, जिसमें किसी काम की बात होगी, वो आपके सामने लाएं और उसको सरल शब्दों में प्रस्तुत करें। और फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, कॉन कॉल सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कंपनी के भविष्य की योजनाएं पता लगे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी एनालिस्ट या कोई भी एंकर जो भी प्रिडिक्शन करता है, या ये एक प्राइस का एक टारगेट देता है, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ,
वो बिना कॉन कॉल बिना कॉन कॉल सुने अपना डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही ये बताता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको जरूर सुननी चाहिए। कोशिश करूंगा और छोटी समरी बनाकर आपके सामने हम कॉन कॉल्स लाएं। हरीश सीएलसी कहते हैं चाइना इज ए बिग फोर्स इन एआई, थैंक्स फॉर सच डीप एनालिसिस। ये नेटवेब जो वीडियो हमने कॉन कॉल का किया था उसी पे कमेंट है उनका। देखिए ये बात सही है कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो हमारा बजट वाला वीडियो था उसमें भी हमने यही कहा कि हमने जो प्रोविजन किया है केवल 500 करोड़ का प्रोविजन किया है बजट में, और जो चाइना जो है उसने 137 बिलियन डॉलर का किया है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और वो डॉलर है तो 90 से मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसे कीजिए 500 करोड़ को पहले 100 से डिवाइड कीजिए तो 5 करोड़ हो गया, सॉरी 5 बिलियन हो गया, उसको फिर 90 से डिवाइड कीजिए तो हमारा बजट इतना है। यूएस का 500 बिलियन है, अमेरिका का चाइना का 137 बिलियन है। चाइना के पास भी एटम बम है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, और इंडिया के पास भी एटम बम है। तो एआई के थ्रू ये क्या करने वाले हैं कि एआई के थ्रू ये अमेरिका, सॉरी जो चाइना है, वो एक एआई वॉर स्टार्ट करेगा। मतलब आपको पता ही लगेगा, आपके सैनिक तो वीर है ना, लेकिन वो 1 to 1 में, मतलब आमने सामने लड़ने में वो माहिर है। लेकिन हमको हमारी सेना को इस बात के लिए तैयार रखना है कि एआई वॉर को कैसे लड़ा जाए। वो झूठी सच्ची बातें फैलाएंगे, देश में अस्थिरता फैल सकती है इससे, तो उसको काउंटर। और एआई में वो ये कैपेबिलिटी है कि हर लैंग्वेज में वो प्रोपेगेंडा चला सकती है, तैयार कर सकती है। वो किसी भी नेता का कोई भी वीडियो जनरेट कर सकती है किसी भी भाषा में। अब आप इमेजिन कीजिए अगर प्रधानमंत्री मोदी का कोई इस तरह का भाषण अगर एआई से जनरेट करके चाइना ने कैसे कैसे प्लांट कर दिया, तो क्या, मतलब क्या हो सकता है देश में। तो हमें भी इस चीज में आगे रहना चाहिए। हम आगे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये इनफ नहीं है। तो ठीक है सर, हरी सीएलसी आपने भावनाओं को समझा, अच्छी बात है। हम तो यही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एआई में और इकोनॉमी में और सभी लोगों के वेलफेयर में सबसे आगे रहे। गोपाल दास SL7JV कहते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फ्यूचर कैसा है। सर कंपनीज का ही जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कभी सुना है क्या कि आपने कि इन्होंने पूरा 100% जिसको कोई बीमार हो गया तो उसको क्लेम दे दिया। तो अगर ऐसा है तो इनका भविष्य तो सुरक्षित है, लेकिन शेयर होल्डर का क्या है वो पता नहीं। क्लेम नहीं देती है ना, तो इनका वैल्यूएशन का जो मॉडल है ना, पहली बात तो ये खुद कमाती हैं, दूसरी बात आप ये कहेंगे फिर शेयर होल्डर के पास आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका वैल्यूएशन का जो तरीका है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझना आसान नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का बड़े रेगुलेशन है, इतना पैसा यहाँ रखना है, इतना पैसा वहां रखना है, इतना पैसा इस मद में रखना है। तो कंपनियों के लिए, एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं और पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कंपनी की। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का भविष्य अच्छा है, आप लोग बीमा कराते ही कराते हैं, तो क्या है भविष्य में। अब आपको पता है ना, वो एक अमेरिका में वो यूनाइटेड हेल्थ वाले सीईओ को गोली मार दी, उसका क्या नतीजा निकला, क्या क्यों मारी। वो शायद एक डिसग्रंटल्ड या एक परेशान ग्राहक था, पूरी बात निकल के नहीं आई है, लेकिन शायद उस कंपनी ने उस बंदे को कोई, या उसके रिलेटिव को कोई, पूरा उसका जितना खर्चा मेडिकल, उसका जितना इंश्योरेंस क्लेम बनता था उतना शायद नहीं दिया, इसके कारण से उसने उसको गोली मार दी। सिद्धार्थ शॉ, द सिद्धार्थ शॉ बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, 10-50 हो रहे हैं और पिताजी की सेवा करते हुए आपको सुन रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इससे बढ़िया कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल नहीं सकता। सवा रात को 10:50 में आप मुझे सुन रहे हैं और पिताजी को की भी सेवा कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके पिताजी को नमन और आपको धन्यवाद। शंक JAIS वो कहते हैं कि टॉप डिलीवरी स्टॉक्स के बारे में बताएं जिनमें इस वक्त इन्वेस्ट किया जा सके। सर डिलीवरी स्टॉक अगर आप बिजनेस मॉडल मेरे देखते रहोगे ना तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। मैं आपको बता दूं,
पूरे ये जो 5,000 स्टॉक है ना, इसमें आप 5% जो है ना, कुल 200-250 आप समझ लीजिए, कुल 200-250 जो स्टॉक्स है ना, यही काम किए हैं, बाकी सब में ना ही है। तो आपको क्या करना है, आप किस किराना स्टोर में जाते हैं, चारों तरफ देखें किसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिक रहा है, वो कंपनी को आइडेंटिफाई कर लें। लेना नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कर लें। आप कोई देखिए चारों तरफ बैंक कौन सा सबसे अच्छा चल रहा है, मैंने बताया टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो टॉप का है, वो आप एक बार देख लें। और कौन सा सबसे अच्छा चल रहा है आपके आसपास, और कौन सी गाड़ियों की दुकान या कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है, किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है, और इसी तरह की चीज़ें ढूंढ लें और लिस्ट बना लें, एक 3 4 5 शेयर ले लें, आराम से आपका काम हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। ये शेयर मार्केट कौन सा इतना लंबा चौड़ा, मैंने आपको कई बार ये बात कहा हमारे सभी दर्शकों को, ये कोई मिसाइल थोड़ी दागना है, सीधी सीधी गणित है। अगर हम अपने धैर्य से धैर्य रखें और कंपनी को अंडरस्टैंड पहले कर लें, तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। मैं तो यही करने के लिए तो बैठा हूँ आपको, कि बार बार यही तो कहता हूँ, आप ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये आप समझ लीजिए, और थोड़े टाइम बाद आपको खुद ही में समझ में आ जाएगा क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मेरी राय की जरूरत ही नहीं है। खैर, आपने पूछा तो मैंने आपको अपनी तरफ से जो मेरा इनपुट होता है वो मैंने बता दिया। तो ये रहे आज के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।